हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम जीव जनन कैसे करते हैं इस अध्याय को जारी रखेंगे और इसका भाग 3 आज हम पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने लैंगिक जनन और पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझा था। इस वीडियो में हम मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम अपने जीवन में एक अवधि से गुजरते हैं जिसे हम यौवनारंभ कहते हैं। इस काल में हमारे शरीर में वृद्धि के साथ साथ कुछ अन्य बदलाव भी होते हैं। तो आखिरकार ये यौवनारंभ है क्या? आइए जानते हैं। यौवनारंभ शारीरिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है जिसके कालक्रम में एक बच्चे का शरीर यौन प्रजनन में सक्षम वयस्क शरीर में परिपक्व होता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब दोस्तों यौवनारंभ के समय हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि लड़कों के चेहरे पर बालों का आना और आवाज में बदलाव। उदाहरण के लिए लड़कों की आवाज भारी होने लग जाती है और इसी के साथ साथ लड़के और लड़कियों में मुहासों का आना और उनकी त्वचा तैलीय हो जाना, ये भी यौवनारंभ के लक्षण हैं। इन सारे बदलावों के साथ साथ कुछ और बदलाव भी आते हैं, जैसे कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छे निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। तो ये सारे यौवनारंभ के कुछ लक्षण हैं। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से हो रहे होते हैं और ये सब व्यक्तियों में एक समान गति से नहीं होते हैं। किसी में ये पहले होने लगते हैं और किसी में ये बाद में होते हैं। ये सभी परिवर्तन शरीर के लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। और दोस्तों जब कोई व्यक्ति यौन रूप से परिपक्व हो जाता है तो शरीर में युग्मक जनन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। नर शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं और मादा अंड का उत्पादन करती है। हम इन दोनों जनन कोशिकाओं के बारे में इससे पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। और अगर इन दोनों युग्मकों का संलयन हो जाता है तो इससे युग्मनज बनता है और इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और अगर हमें इन युग्मकों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना है तो हमें कुछ विशेष अंगों की जरूरत पड़ती है। तो अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले नर जनन तंत्र को समझेंगे। नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ कुछ ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रिय शामिल हैं। जरा यहाँ देखिए, ये मैंने नर जनन तंत्र का एक चित्र यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर वृषण होता है और यहाँ पर ही शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है और ये वृषण एक थैलीनुमा संरचना में होता है जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। यहाँ पर शुक्र वाहिनी होती है और यहाँ पर स्खलनीय वाहिनी होती है। और दोस्तों नर जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां भी होती है, जैसे कि शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। इन सभी ग्रंथियों के बारे में हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसका जो बाह्य जननेंद्रिय होता है वो होता है शीशन। और यहाँ पर मूत्र मार्ग होता है जो कि शुक्राणुओं एवं मूत्र का उभय मार्ग है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह आप उसका चित्र भी यहाँ पर देख सकते हैं। यह
उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पाद के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। दोस्तों, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है और आप सभी को ये बात याद रखनी है। और एक और बात जो मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, आपने इस हार्मोन के बारे में सुना होगा। ये पुरुष लैंगिक हार्मोन है और ये हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए और यौवनारंभ के समय जो भी बदलाव आते हैं लड़कों के अंदर, उसके लिए ये जिम्मेदार है। अब दोस्तों, जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तब ये मैथुन के दौरान शुक्र वाहिनी से मूत्र मार्ग तक जाते हैं। तो मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है और आप सभी को ये बात भी याद रखनी है। और फिर अंत में शुक्राणु बाहर आ जाते हैं। अब हम नर जनन तंत्र की ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। अब हम बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि को समझ लेते हैं। यह एक क्षारीय द्रव का स्राव करता है। यह द्रव मूत्र मार्ग में मूत्र अवशेषों की अम्लता को बेअसर करता है। योनि की अम्लता को बेअसर करने में यह मदद करता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव मैथुन के दौरान शीशन में स्नेहन, जिसे हम अंग्रेजी में लुब्रिकेशन कहते हैं, उसे प्रदान करने में भी सहायता देता है। अब दोस्तों, हम शुक्राणु के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ये शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिनमें मुख्यतः आनुवंशिक सामग्री या आनुवंशिक पदार्थ इनमें होता है और इसमें संदेश होता है नई संतति को बनाने के लिए। तथा इसमें एक लंबी पूंछ भी होती है जो कि इन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता देती है। आइए दोस्तों, अब मादा जनन तंत्र को समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिका, एक गर्भाशय, एक ग्रीवा, एक योनि और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां आती हैं। यहाँ पर दोस्तों जो स्तन ग्रंथियां हैं, ये शिशु को पोषण प्रदान करती है जन्म के बाद, और इसके बारे में हम यहाँ ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। तो आइए अब मादा जनन तंत्र को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसका चित्र दिखाया हुआ है और यहाँ पर अंडाशय होता है जहां से अंडाणु यानी कि अंड कोशिका निकलती है। यहाँ पर अंडवाहिका होती है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जो कि अंड कोशिका को लेके जाती है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना गर्भाशय का निर्माण करती है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो ये मादा जनन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण भाग हो गए। अब दोस्तों, ये जो अंड कोशिका होती है, ये अंडाशय से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया से बाहर निकलती है। ये अंड कोशिका फिर फैलोपियन ट्यूब के रास्ते जाने लगती है ताकि ये निषेचन कर पाए, ताकि इसका निषेचन हो सके। अब देखते हैं कि निषेचन में आखिरकार होता क्या है। मैथुन के बाद शुक्राणु योनि से होकर अंडाणु की तरफ जाने लगता है और इन दोनों जनन कोशिका के संलयन से युग्मनज बनता है और ये युग्मनज गर्भाशय की दीवार से जाके चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को हम अंतरोपण कहते हैं। अब दोस्तों, हम इस चीज को तब युग्मनज कहेंगे जब नर आनुवंशिक पदार्थ और मादा आनुवंशिक पदार्थ का संलयन हो जाए।
तो ये बात भी आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। फिर इसके बाद युग्मनज जब बन जाता है तो इसके बाद एक और चरण आता है जिसको हम कहते हैं भ्रूण विकास। और इसमें जो युग्मनज होता है वो कई बार विभाजित होकर कई सारे विभाजनों के बाद वो भ्रूण में बदल जाता है। और ये सारी गतिविधियां गर्भाशय में होती हैं। और दोस्तों फिर ये भ्रूण और ज्यादा वृद्धि करने लगता है। ये प्लेसेंटा की सहायता से वृद्धि करता है और यहाँ पर हम इस भ्रूण को फीटस कहेंगे। तो हर महीने मादा का शरीर गर्भाशय को तैयार करता है इन सब चीजों के लिए, इन सब प्रक्रियाओं के लिए इसको तैयार करता है। और दोस्तों ये जो भ्रूण होता है ये जो पोषण प्रदान करता है ये प्लेसेंटा की सहायता से करता है। और ये भ्रूण कुछ अपशिष्ट पदार्थों का उत्पन्न भी करता है जो कि प्लेसेंटा के माध्यम से ही इसका निपटान किया जाता है। आइए दोस्तों अब प्लेसेंटा को थोड़ा समझ लेते हैं। यह एक तश्तरी नुमा संरचना है जो कि परिवर्तनशील भ्रूण और मातृ शरीर के बीच एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और ये प्लेसेंटा गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। मां के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। अब दोस्तों जब भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है जिसमें कि लगभग 9 मास का समय लगता है, उसके बाद जो चरण आता है उसे हम प्रसव कहते हैं, जिसे हम सरल भाषा में शिशु का जन्म कहेंगे। और दोस्तों ये गर्भाशय की परतों में कुछ संकुचन के कारण होता है। दोस्तों अभी तक हमने बात की कि अंड के निषेचन के होने के बाद जो जो घटनाएं होती हैं इन सभी चीजों के बारे में बात करी। पर क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? आइए इस बात का जवाब यहाँ पर हम ढूंढेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने अभी बात करी कि गर्भाशय हर महीने अपने आप को निषेचित अंड को लेने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की अंतः भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है जिससे कि ये निषेचित अंड का यानी कि युग्मनज का ये अंतरोपण कर पाए। लेकिन अगर किसी वजह से निषेचन नहीं होता है तो जो अंड होता है वो 1 दिन तक जीवित रहता है। तो इस केस में गर्भाशय की परत की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अंतरोपण तो होगा ही नहीं। तो इसके कारण गर्भाशय परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों तक की होती है। तो क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है? अगर अंड का निषेचन नहीं होगा तो ऋतुस्राव यानी कि रजोधर्म होगा। और ये बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। दोस्तों कुछ ऐसे मानव में लैंगिक जनन होता है और नए शिशु का जन्म होता है। आज की इस वीडियो में हमने यौवनारंभ पर थोड़ी सी चर्चा करी जिसमें कि हमने क्या क्या बदलाव होते हैं इनके बारे में हमने जाना और साथ ही में हमने मानव नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पर भी चर्चा करी। फिर इसके बाद हमने निषेचन तथा भ्रूण विकास पर एक नजर डाली और इन सब प्रक्रियाओं के बारे में इस वीडियो में हमने बात करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, इनको हमने खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। इससे अगली वीडियो में हम जनन स्वास्थ्य को समझेंगे। धन्यवाद।